अब हम देखेंगे ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ ए कंपोजिशन, कि कंपोजिशन की फॉर्म कैसे होती है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो कंपोजिशन लिखने का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है। हर ऐसे या कंपोजिशन में 3 पार्ट्स में लिखा जाता है। उसका पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, फिर उसकी होती है बॉडी, और बॉडी के बाद उसका फाइनल पार्ट होता है उसका कंक्लूजन। तो ये 3 पार्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको एक कंपोजिशन एकदम अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसमें हम बात करते हैं स्टार्टिंग में कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्या होता है, ऐसे का स्टार्टिंग पार्ट होता है जो क्या करेगा, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है कि हमारे टॉपिक में क्या क्या आने वाला है। तो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, रीडर का इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, और ये क्या है, अपना जो कंपोजिशन है वो शॉर्ट और क्लियर होगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या मेन होगी बात हमें, कि इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करना होता है, टॉपिक के बारे में बताते हैं, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद रीडर का इंटरेस्ट बनाना है, उसे मेन पॉइंट्स बताने हैं कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, फिर वो क्या होना चाहिए, टॉपिक पूरा, ये जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग होगा तो इंट्रोडक्शन ही लॉन्ग हो जाएगा, तो उसकी बॉडी कितनी लॉन्ग होगी। तो इसलिए ये इसके की पॉइंट्स हैं। फिर बाद में हम देखेंगे इसकी बॉडी के बारे में, कि इसकी बॉडी के मेन पार्ट्स हैं। बॉडी में आप मेन आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हो, तो इसके लिए बॉडी में क्या क्या ध्यान रखना है आपको। बॉडी में सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। जो लॉन्ग सेंटेंसेस आप यूज़ करते हो उसका गलती से प्रयोग नहीं करना है। टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, टॉपिक पे रहना है, ताकि हमारा क्या है, ब्रॉड टॉपिक ना बने, ज़्यादा ना लिखा जाए। एग्जाम्पल्स का यूज़ करना है और अपने व्यूज़ ऐड करने हैं उसमें। तो इसका याद करने का तरीका क्या है, बॉडी में क्या होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए और आइडियाज़ होने चाहिए। लास्ट में हम देखेंगे इसका कंक्लूजन, कि कंक्लूजन बॉडी देखने के बाद इसके बाद देखते हैं कंक्लूजन कैसे मेंशन करेंगे। तो कंक्लूजन में क्या करेंगे, फाइनल पार्ट होता है, इसलिए मेन आइडिया को रिपीट करेंगे, थोड़ा सा मेन पार्ट लिखेंगे जो कि मैंने पहले क्वेश्चंस में बताया है। फिर एक फाइनल में मैसेज दूंगा कि फाइनल मैसेज देना है, इसके बाद इसकी प्रॉपर एंडिंग हो जाएगी। एकदम सडन इसकी एंडिंग नहीं करनी है ताकि ये थोड़ा ओड लगे, इसलिए ये था हमारा कंपोजिशन। इसको अब देखते हैं हम लिखेंगे कैसे, क्या एग्जाम में आ गया तो इसको लिखना भी पड़ेगा ना, तो ऐसे नहीं है कि मैंने बोला है वैसे लिख देंगे, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है जैसे मैंने बताया था। ए गुड स्टार्ट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन एसे, इट शुड स्टेट योर टॉपिक एंड अराउज द ईगरनेस ऑफ द रीडर। तो ये क्या करना है, एक अच्छा स्टार्ट होना चाहिए, ये दिखाना चाहिए कि भाई हाँ रीडर पढ़ रहा है ना उसको, हाँ भाई अच्छा है, ईगरनेस होनी चाहिए उसमें। ऑफन यू शुड इंट्रोड्यूस कैन शो द पैटर्न योर एसे विल फॉलो और द आइडियाज यू विल डिस्कस। तो आगे जो आप डिस्कस करने वाले हो ना उसका थोड़ा शॉर्ट बता सकते हो कि भाई हाँ मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ। एन इंट्रोडक्शन कैन बी इन 1 लाइन, सिंपल एंड डायरेक्ट, और इंटायर पैराग्राफ डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। जो आपका टॉपिक है उसके बेस पे ये थोड़ा आपको छोटा ही रखना है। मेनली इंट्रोडक्शन मेन 2-3 लाइनों का भी हो सकता है। एन explanatory essay usually state the topic at once and come straight to the point। तो इसमें क्या करना है, पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर टॉपिक पे आना है। अब बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो बॉडी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दिस पार्ट विल कंटेन डिस्कशन ऑफ द आइडियाज यू हैव प्लान्ड, इन अदर वर्ड्स यू बिल्ड योर ओन essay in this part। The style and use language are most important to share your ideas with maximum clarity and minimum doubts। There are some points which may be keep in mind। तो हमें कुछ पॉइंट्स है बॉडी लिखते समय, एक्सप्लेन करते समय कुछ ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है, पहला सूट योर स्टाइल टू द टॉपिक, जो टॉपिक है उसके हिसाब से हमारा स्टाइल रखना है, हमें उसको सूट करना चाहिए। डू नॉट यूज इन्फॉर्मेशन और लोकल टर्म्स, क्या है, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। फिर अगला क्या आएगा, सेंटेंस शुड बी सिंपल होने चाहिए, ज़्यादा बड़े सेंटेंस नहीं होने चाहिए। डायरेक्ट एंड हैवी, एक फ्लो में होने चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए सेंटेंस के बीच में। यूजिंग कोट्स एंड प्रोवर्ब्स विल lend good style to our writing but do not go too far in very fancy writing। ज़्यादा फैंसी राइटिंग के चक्कर में जाना, सिंपल लिखना है, ठीक है। अवॉइड राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेज नहीं लिखने हैं। डू नॉट स्टे फ्रॉम द थीम से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। द essay शुड हैव योर पर्सन व्यूज एंड फीलिंग्स, तो उसमें क्या है, थोड़ी फीलिंग्स अटैच करनी है, ठीक है। डोंट बी हैप्पी विद मेरली रिपीटिंग एट द व्यूज ऑफ द अदर्स, बार बार वर्ड्स को रिपीट नहीं करना है। मेक यूर ऐसे इंटरेस्टिंग विद द एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज, एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं। बी ब्रीफ एंड क्लियर, ब्रीफ में रहना है और क्लियर रहना है कि जो लिख रहे हो आप, ठीक है। रिमेंबर यू हैव टू राइट योर पीस टू सेट ए लिमिट्स ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड लिमिट होती है उसको सेट रखना है, ब्रॉड नहीं जाना है, इसलिए लिमिटनेस याद रहनी चाहिए।
लास्ट में लिखेंगे इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। जो ऊपर मेन बॉडी में लिखा है, इंट्रोडक्शन में लिखा है, उसको थोड़ा रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद अपना हम ओपिनियन देंगे और उसका फाइनल एंडिंग करेंगे। वंस यू हैव बिल्ड द टॉपिक यू शुड नॉट जस्ट एंड सडनली, ए गुड कंक्लूजन इज एन इम्पोर्टेंट एज गुड एज इंट्रोडक्शन। एक इंट्रोडक्शन की तरह क्या है, एक कंक्लूजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब टीचर चेक करता है ना एग्जाम में, तो क्या चेक करता है, मेनली उसका इंट्रोडक्शन चेक करता है, फिर उसकी बॉडी में थोड़ा कोई मेन एक आधा पॉइंट देख लिया वरना चेक ही नहीं करता है। लास्ट में क्या चेक करता है, उसका कंक्लूजन चेक करता है। इसलिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों गुड होना चाहिए। कि एक अच्छे रीडर के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि एक अच्छा रीडर हमेशा क्या पढ़ता है, अगर उसके पास टाइम कम है तो एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेगा, उसका एक कंक्लूजन पढ़ लेगा, ठीक है। तो एक इंट्रोडक्शन की तरह ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द स्टार्ट एंड द एंड शुड बी देयरफॉर वेल प्लान्ड आउट, while the start introduce the topic and the end should sum up the main ideas। तो end क्या करेगा, जो मेन आइडिया देते हैं ना उनको एक साथ इकट्ठा कर देगा। You have discussed the theme should be repeated to convince the readers you have proved the point, especially in argumentative essays। तो क्या करना है, कंक्लूजन क्या बताता है हमें कि जो ऊपर मेन आइडियाज़ जो हमने डिस्कस किए हैं उनको मेंशन करेगा, फिर उसके बाद हमारा फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा, फाइनल हम डिसीजन दे देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या है, एक कंपोजिशन इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसलिए देख लीजिएगा। मैंने पहले ही बोला था ब्लॉक 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन वीडियो को देख लेंगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये ऐसे हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे राइट ए वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन। हमें कंपोजिशन लिखनी है जिसमें क्या बनाना है, हमें क्लियर बिगनिंग, बॉडी, कंक्लूजन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। टॉपिक क्या दिया है, स्टेप्स टू बी टेकन फॉर वाटर कंजर्वेशन इन आवर नाइबरहुड्स। हमारे पड़ोस में वाटर कंजर्वेशन, तो मतलब क्या है, मेनली टॉपिक हमारा है वाटर कंजर्वेशन। इस पे हमें कंपोजिशन लिखना है। कंपोजिशन लिखने के लिए हमें 3 चीज़ करनी चाहिए। पहला होता है उसका हम लिखेंगे इंट्रो, फिर उसके लिखेंगे हम बॉडी, फिर लास्ट में हम इसको करेंगे कंक्लूड और कंक्लूजन देंगे इसका। तो ये हमारा टोटल क्या है, एक कंपोजिशन है। तो किसी भी टॉपिक पर कंपोजिशन लिखने से पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, पहले वाले क्वेश्चन में, कि क्या करना होता है, हमें एक नोट्स बनाना है ब्रीफ। जैसे आप अपने आंसर शीट मिलेगी उसके लास्ट पेपर पे लिख लेना, जब आप कंपोजिशन लिखो वाटर कंजर्वेशन तो उसका शुरुआत में इंट्रो के 2-4 पॉइंट लिख लेना जो कीवर्ड है। फिर बाद में क्या है, बॉडी में उसे वाटर कंजर्वेशन पे उसमें हमें क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, वाटर कंजर्वेशन कैसे 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 कर सकते हैं, किसकी हेल्प से कर सकते हैं। फिर लास्ट में जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन में इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, जो भी हमें कंक्लूड करना है वो कंक्लूजन दे देंगे इसके कीवर्ड लिखने से। जो कि हमने बताया था कि क्या करना है, पॉइंट्स नोट टेकिंग करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, आउटलाइनिंग करनी है, वो सारा करके हम इसको कंपोजिशन को लिखेंगे। परंतु क्या है, स्टूडेंट जिनको एग्जाम व्यू से देखना है तो उनके लिए मैं बता दूं कि इसको लिखना कैसे है। तो पहला है, ये टॉपिक ले लिया, इसकी हेडिंग हम लिखेंगे पेज के बीच में कि हमने ये हेडिंग है। फिर इसका लिखेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन, कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो पहले शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और हमें इसे फ्यूचर के लिए कंजर्व करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हम पानी को बचा सकें। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसको लिखने के लिए फाइनल जो लिखेंगे, वाटर कंजर्वेशन इज ए वाइटल ड्यूटी दैट वी ऑल शेयर टू इंश्योर द लास्टिंग यूज ऑफ द इसेंशियल रिसोर्सेज बाय टेकिंग स्टेप्स टू सेव वाटर इन आवर नाइबरहुड्स वी कैन कंट्रीब्यूट टू द प्रोटेक्शन ऑफ वाटर सोर्सेज, डिक्रीज वाटर वेस्ट एंड क्रिएट ए मोर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। तो इसने बताया है कि हमें पानी बचाना चाहिए, जो क्या है, एक ऐसे रिसोर्सेज है जो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए उसने कुछ स्टेप्स बनाए हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए इसके सोर्सेज की, हमें क्या करना चाहिए, पानी को कम वेस्ट करना चाहिए। फिर अगला क्या है, हमें क्या बनाना चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है। दिस कंपोजिशन आउटलाइंस प्रैक्टिकल स्टेप्स दैट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज कैन टेक ए सेव वाटर इन देयर नाइबरहुड्स। तो ये हमें क्या है, नाइबरहुड्स में पानी बचाना है, वाटर कंजर्वेशन करना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसकी बॉडी लिखेंगे। ये था इसका इंट्रो। अब इसकी इंट्रो में क्या लिखा हमने, इसका बताया कि वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, हम वाटर कंजर्वेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम आगे क्या बताने वाले हैं वो बताया। तो इंट्रोडक्शन क्या हो गया, एक डेफिनेशन हो गई। पहला हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन होगा। फिर उसमें क्या है, हमें आगे जो फर्दर जो हमें लिखना है, फर्दर प्लान है, वो बताएंगे कि हम क्या क्या प्लान करने वाले, क्या कर सकते हैं।
फिर लास्ट में क्या है, इसमें हेल्पिंग कौन कौन कर सकता है वो बताएंगे। तो हेल्पिंग हैंड्स कौन से होंगे वो देखेंगे। तो इसकी बॉडी क्या होगी, जो आगे पढ़ने वाला है वो इंट्रोडक्शन देख के बता सकता है कि इसकी बॉडी में क्या लिखने वाला है वो बता सकता है। तो इसकी बॉडी में हम क्या लिखेंगे, रेज अवेयरनेस, कि इसमें अवेयरनेस फैलाना है, हमें जागरूकता फैलानी है। तो स्टूडेंट्स और लोगों को क्या बताएंगे कि वाटर इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे, वाटर वेस्टेज का इफेक्ट्स बताएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवेयरनेस पहला इफेक्ट हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, द फर्स्ट स्टेप इन वाटर कंजर्वेशन इज टू रेज अवेयरनेस विद इन आवर नाइबरहुड्स। हमारे पड़ोस में लोगों को, स्टूडेंट्स को जागरूक करना है कि वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। टीच नाइबर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, पड़ोसियों को बताओ कि कितना जरूरी है। द करंट वाटर सिक्योरिटी चैलेंज एंड दी पोटेंशियल लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। तो अभी जो पानी की कमी आ रखी है उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी बताएंगे हम। इनकरेज करेंगे क्या करने के लिए, कलेक्टिव एफर्ट, उसको क्या है, उनको जागरूक करेंगे, उसको उत्साहित करेंगे कि पानी को बचाओ, वाटर कंजर्वेशन करो। तो ये हमारा क्या है, पहला पॉइंट हो जाएगा बॉडी का, रेज अवेयरनेस। तो जो जो मैं पॉइंट बताऊँ ना वो याद रख लेना। अगर आप रेज अवेयरनेस करोगे ना तो उसके बाद आप लिख सकते हो, इसकी जो लाइनें हैं, जो ये दी गई है ना लाइनें, वो आप आराम से लिख सकते हो। आपको क्या करना है, बस इसके पॉइंट्स याद रखने हैं। जो मैं ये करवा रहा हूँ ना आपको, ये प्रीवियस ईयर में आए हैं और आगे आने के इसके चांस है। तो आगे है अगला पॉइंट, मॉनिटर एंड रिपेयर लीक्स, कि हमें क्या है, ध्यान देना है जहाँ पानी वेस्टेज हो रहा है और जो लीक्स हो रहे हैं उनको रिपेयर करना है। जो पाइप्स है, टैप्स है, उनको रेगुलरली चेक करो, लीकेज को तुरंत रिपेयर कर दो। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल लीक है ना वो बिग वाटर लॉस को कर देंगे। क्योंकि अगर एक घर में इतना थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है तो 10 घरों में मिलके कितना निकलेगा। तो ऐसे हमारे पूरे मोहल्ले में कितना निकलेगा, पूरे गांव में, पूरे शहर में कितना निकलेगा, हम कितना पानी बचा सकते हैं। तो एक लार्ज स्केल पर जाके देखेंगे तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए क्या है, जो लीकेज है उसको फिक्स करना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, आइडेंटिफाई एंड फिक्स एनी लीक्स इन योर होम, इनकरेज अदर्स टू डू द सेम। तो आप अपने घर में पहले शुरुआत कीजिए, फिर पड़ोस को जागरूक कीजिए और लोग आपको देखेंगे तो जागरूक भी होंगे। लीक्स कैन वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ओवर टाइम, रेगुलरली, तो लगातार चेक करते रहो क्या है, पाइप्स वगैरह को, टॉयलेट्स लीक्स में लीक नहीं है। बाई प्रिवेंटिंग वाटर लीकेज वी कैन सेव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो इससे क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को हम सेव कर सकते हैं। अगला है हमारा प्रैक्टिस एफिशिएंट वाटर यूज़, कि अगला क्या कर सकते हैं हम, कैसे प्रैक्टिस करेंगे वाटर को बचाने के लिए, एफिशिएंट वाटर यूज़ की, कैसे हम उसको वाटर को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंट वाटर यूज़ तो हम अपने घर में, घर से शुरुआत करनी है, फिर हमें क्या करना है, पड़ोस में बताना है कि टैप को बंद रखो जब यूज़ ना हो, शॉर्ट शॉवर्स लो, ज़्यादा पानी मत लो। शॉवर्स में आप गाना गाते गाते नहा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है, बाल्टी से लेके नहाइए। अगर शॉवर से नहा रहे हैं तो छोटा सा नहा लो और जल्दी नहा के कम पानी वेस्ट करो। वाटर एफिशिएंट एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ करो, ठीक है। जो वाटर को एफिशिएंट अप्लायंसेस है, जैसे टैप अच्छी वाली, उनको यूज़ करो, या और कोई अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं उनको यूज़ करो ताकि पानी बच सके। अगला है हार्वेस्टिंग रेन वाटर। तो इसमें क्या होता है, रेन वाटर है ना, उसको छत का पानी है उसको वाटर टैंक बना लो, कलेक्ट कर लो। फिर क्या है, जो गार्डनिंग है, जो स्टोरेज है उसको भर लो। गार्डनिंग वगैरह क्या है, बारिश के पानी से कर दो। जो ग्राउंड वाटर लेवल है, इससे क्या होगा, जो ग्राउंड लेवल का वाटर होगा ना, पार्क वगैरह में पानी दोगे, बारिश का यूज़ करोगे तो वो मेंटेन रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हार्वेस्ट रेन वाटर, उसको स्टोर करो पानी को। अगला है ऑप्टिमाइज लैंडस्केपिंग। तो इसमें क्या होता है कि encourage water conscious landscaping practice in our neighborhood, promote the use of local drought resistant plants, require less water। तो ऐसे पेड़ पौधे उगाओ जो कम पानी यूज़ करते हो। ग्रुप प्लांट्स विद सिमिलर वाटर रिक्वायरमेंट्स टुगेदर टू मिनिमाइज वाटर यूजेज, कंसाइडर यूजिंग मल्च टू कीप मॉइस्चर इन द सोइल। मतलब ऐसे पेड़ पौधे एक साथ उगाओ जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट सेम हो। अब हम खेत की बात करते हैं, गेहूँ और सरसों की बात देखें तो गेहूँ ज़्यादा पानी इस्तेमाल करती है। वैसे ही गन्ने की और चावल की खेती में देखेंगे तो वो इनसे कई गुना ज़्यादा पानी लेता है। इसलिए इसी प्रकार पौधों में होता है कि कई पौधे कम पानी लेते हैं, कई पौधे ज़्यादा पानी लेते हैं। इसलिए सेम पानी लेने वाले पौधे एक जगह उगाइए, दूसरे एक जगह, ताकि क्या है, मिट्टी में नमी बनी रहे और सबका काम एक साथ बच के पानी बचाया जा सके। अगला है हमारा इम्प्लीमेंट वाटर रिसाइकलिंग, कि हमें क्या है, वाटर को रिसाइकिल करना है। ग्रे वाटर रीयूज़ करो बाथ में, किचन वाटर में, ताकि जो इरिगेशंस है, खेती करने में है, उस वाटर को दोबारा यूज़ करो, जिससे क्या है, रिसाइकिल हो जाएगा। अब गंदा पानी है उसको फ्लश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर
फ्लश के लिए अलग से एक टंकी रख सकते हैं जिसमें क्या है रीयूज वाटर डाल सकते हैं, जिससे फ्लश आसानी से हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हम मान लें कि जो खेती में पानी है उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि पेड़ पौधों को दे देंगे तो वो पानी को यूज़ किया जा सके। एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर वाटर रिसाइकलिंग विद इन योर नाइबरहुड, इनकरेज द रीयूज ऑफ ग्रे वाटर विच इंक्लूड्स वाटर फ्रॉम सिंक्स, शोवर्स एंड वॉशिंग मशीन्स। अब हाथ धो रहे हो तो उसको क्या है पौधों में तो डाल सकते हो ना। फॉर एक्टिविटीज सच एज इरीगेशन फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स, फॉलोइंग proper guidelines and regulations, proper treatment and recycling of water can significantly reduce the consumption। तो इस रिसाइकलिंग क्या है पानी की कंजप्शन को कम कर देगा। फिर अगला है कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। तो इसमें क्या है कम्युनिटी है वो एफर्ट करेगी, कंपेन को ऑर्गेनाइज करो। लोगों में क्या है एक साथ बड़े बूढ़े बैठे हैं, आपके कोई ग्रुप बैठा है, रात में लेडीज़ बैठी है, आदमी बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं, ठीक है, तो उनमें गपशप में आप ये जाके जागरूकता फैला सकते हो। स्कूल्स योर सोसाइटी में अवेयरनेस प्रोग्राम करो, स्कूल्स में करो, कॉलेज में करो, सोसाइटी में क्या है अवेयरनेस थोड़े प्रोग्राम चलाओ। ठीक है। ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट्स फोकस्ड ऑन वाटर कंजर्वेशन, वर्क विद लोकल अथॉरिटीज उनके साथ मिलकर करो। स्कूल्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में ऑर्गेनाइज क्या है अवेयरनेस कैंपेन शुरू करो, वर्कशॉप चलाओ। ठीक है। इस प्रकार के करके क्या है कैंपेन चलाओगे तो कम्युनिटी में थोड़ी जागरूकता फैलेगी। अगला है एडवोकेसी एंड पॉलिसी सपोर्ट्स। तो इसमें क्या है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है ना वो सपोर्ट करेगी, वाटर सेविंग रूल्स को फॉलो करेंगे, लोकल अथॉरिटीज़ को सपोर्ट करेंगे तो क्या है थोड़ा वाटर कंजर्वेशन में फ़ायदा होगा। जो सपोर्ट लोकल वाटर कंजर्वेशन पॉलिसीज एंड पुश फॉर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन योर नाइबरहुड, encourage your community to engage with local authorities and push for initiatives such as water saving rewards, rebates for water efficient fixture और establishment of water conservation guidelines। तो इस प्रकार क्या है जो सरकार चलाती है ना, मुहिम चलाती है, उसमें सपोर्ट करो, उसका सहयोग करो, उनको सुनो, उन पर अमल करो, तो इस प्रकार वाटर कंजर्वेशन बढ़ जाएगा। लास्ट में है बॉडी कवर होगी, तो इसका लास्ट आ गया कंक्लूजन। इसमें हम कंक्लूजन में एंडिंग कैसे करेंगे, तो कंक्लूजन में आपको क्या करना है जो मेन आइडिया है ना उसको रिपीट करना है और क्या है लास्ट में एक फाइनल मैसेज देना है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वाटर कंजर्वेशन इन आवर नाइबरहुड रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट्स, ए कॉन्शियस कमिटमेंट टू रिस्पॉन्सिबल वाटर यूजेज बाय रेजिंग अवेयरनेस, मॉनिटरिंग रिपेयर एंड लीक्स, practicing efficient water use, implementing rainwater harvesting, recycling system, optimizing landscaping and promoting communities initiative। तो इन्होंने क्या है जो हमने ऊपर पढ़ा है ना वही सेम लिखा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर लास्ट में क्या करेंगे वी कैन मेक ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वाटर कंजर्वेशन। तो हम मिलकर ये कर सकते हैं टुगेदर, आज सारे साथ मिलकर लेट अस टेक these steps to ensure a sustainable future with abundant water resources for generations to come। तो मतलब जो आगे आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है ना, उसके लिए पानी बचाना है। तो हमने क्या कर दिया जो मेन आइडिया था उसको रिपीट कर दिया, एक फाइनल मैसेज क्या कर दिया आओ साथ मिलकर पानी को बचाते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को बचाएंगे। तो एक मैसेज दे दिया। इस प्रकार ये क्या है हमारा कंक्लूजन होगा। तो इस प्रकार हमें क्या है कंपोजिशन लिखना है, उसमें क्या करना है शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन, फिर आगे फर्दर हम क्या बताने वाले हैं थोड़ा उसके बारे में, फिर उसके बारे में हम आगे का प्लान को बताएंगे। इस प्रकार इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर एक बॉडी है, बॉडी में पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे, जो जो हमने क्या है क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए वो सारा है, जो दिक्कतें हैं परेशानी आने वाली वो भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार ये बॉडी हो जाएगी। लास्ट में जो कंक्लूजन होगा वो क्या करेगा मेन आइडिया को रिपीट कर देगा और एक फाइनल मैसेज को क्या कर देगा फाइनल मैसेज दे देगा। तो इस प्रकार हमारा क्या है कंपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर में आएगा। आप आसानी से 10 नंबर प्राप्त कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी सोच समझ के लिख दोगे, थोड़ी सी भी ठीक इंग्लिश में लिख दोगे तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा क्या था एक कंपोजिशन था जो कि इस टॉपिक पर है। आगे मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ जो कि अलग टॉपिक पर हमारा कंपोजिशन होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम देखेंगे हमें एक कंपोजिशन लिखनी है, वो भी किस टॉपिक पर, ऑनलाइन लर्निंग पॉसिबिलिटीज़ एंड चैलेंजेस। तो इसमें क्या करना है हमें, पॉसिबिलिटीज़ होगी हमारे एडवांटेज और चैलेंजेस हो गए हमारे डिसएडवांटेज। किस चीज़ के, ऑनलाइन लर्निंग के, कि ऑनलाइन लर्निंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो दोनों एक्सप्लेन करने हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर में करने हैं। तो इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होगी, इसका बिगिनिंग जो कि जिसे बोलते हैं हम इंट्रो, दूसरा हो गया हमारा इसकी मेन बॉडी जिसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में हम इस पर अपना कंक्लूजन देंगे। तो ये इसका क्या हो गया प्रॉपर स्ट्रक्चर हो गई। तो इंट्रोडक्शन है, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, तो टेक्नोलॉजी क्या है,
इंटरनेट के डेवलपमेंट की वजह से ऑनलाइन लर्निंग बहुत ही पॉपुलर हो गई है। तो इसको क्या करेंगे, हम एक इंट्रोडक्शन में डालेंगे अपने। द प्रोग्रेस ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड ह्यूमैनिटी with a wealth of useful information at the time of happiness. We make use of virtual world equally during the time of hardship. The internet can bring a smile to our faces and help with heaps of information. तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, टेक्नोलॉजी इंटरनेट की वजह से हमें बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी चीज़ें, खुशियाँ मिली है और बहुत सारी इजीनेस मिली है, जिससे हम अपने काम को आसान कर पाए हैं। फिर इसके आगे क्या एक्सप्लेन करेंगे, द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजीज हैज़ आल्सो क्रिएटेड ए ह्यूज डिमांड ऑफ वेब बेस्ड लर्निंग। तो क्या है, इंटरनेट की बढ़ती पॉपुलरिटी ने, इजीनेस ने हमें क्या दे दिया है, एक वेब बेस्ड लर्निंग दी है, जिससे क्या हुआ है, हमारी हेल्प हुई है। फिर क्या करेंगे, ऑनलाइन लर्निंग इज ए मोस्ट पॉपुलर ट्रेंड्स दैट हैव अपीयर्ड इन द पैंडेमिक वर्ल्ड। आल्सो ऑल ऑफ अस are working from home or studying online, thus in some way using the internet to carry out the task we would normally do in a world without pandemic। तो हमें क्या है, आज जब पैंडेमिक आया, कोरोना आया, तो उस काल में क्या है, हमें ऑनलाइन लर्निंग वगैरह, वर्क फ्रॉम होम, इस प्रकार के काम क्या है, जिसमें बहुत सारी बढ़ोतरी हुई, हमें बहुत सारे से टास्क मिले। तो ये क्या हो गया हमारा, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा। द ऑनलाइन एंड वर्चुअल वर्ल्ड हैज़ ए मैसिव कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेशली टुवर्ड द एजुकेशनल सीन। लेट्स गो थ्रू व्हाट आर द कोर बेनिफिट्स ऑफ एडवांटेज वन कैन गेन फ्रॉम द ऑनलाइन लर्निंग। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्या क्या मिलता है। दूसरा क्या पढ़ा हमने, जो डिजिटल मीडिया है उससे वेब बेस्ड लर्निंग आई। तीसरा हमने क्या पढ़ा, जो पैंडेमिक वगैरह है उसकी वजह से क्या है, ऑनलाइन लर्निंग बढ़ी। तीसरा क्या है, जब ऑनलाइन और वर्चुअल वर्ल्ड आया ना उससे, तो ऑनलाइन लर्निंग में जो ग्रोथ हुई है ना, जो फ़ायदा हुआ है, उसके एडवांटेज है, उसके बारे में पढ़ा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, जो कि थोड़ा काफ़ी और नॉर्मल टॉपिक से थोड़ा बड़ा हो गया, परंतु ये ज़रूरी था। अब पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी बॉडी, कि इसकी बॉडी क्या बोलती है, लास्ट में इसका कंक्लूजन देखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इज दैट इट अलाउज स्टूडेंट्स टू टेक क्लासेज फ्रॉम वेर एवर दे वांट। तो हमें पहला पॉइंट क्या मिला इसमें, कि पॉसिबिलिटीज़ मिली हमें, लर्न फ्रॉम एनीवेयर, तो टेक क्लासेज फ्रॉम एनीवेयर दे वांट। तो ये वाला क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया, पहली एडवांटेज हो गई हमें, पॉसिबिलिटीज। इट आल्सो इनेबल्स स्कूल टू रीच आउट टू ए लार्जर नेटवर्क ऑफ लर्नर्स रेदर देन बीइंग लिमिटेड बाई जियोग्राफिकल लिमिट्स। क्या है, बहुत सारी लोकेशन है, जोग्राफिकल लिमिट्स है, उस जगह भी इन्होंने क्या है, इंटरनेट की मदद से, ऑनलाइन लर्निंग की मदद से एजुकेशन को इजी बनाया। तो इसकी क्या हुई, वाइडर एक्सेस हो गई, मोर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हुए और जोग्राफिकल लिमिट्स को कम किया हमने। ऑनलाइन लेक्चर्स कैन आल्सो बी रिकॉर्डेड, सेव्ड एंड शेयर्ड फॉर लेटर व्यूइंग। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से रिकॉर्डेड क्लासेस आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, लेक्चर आसानी से सेव हो जाते हैं, रिवीजन क्या है, इजी हो जाता है, दोबारा क्लास दे सकते हैं। तो इसकी वजह से फ्लेक्सिबल हो गया थोड़ा। विद द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया, ऑनलाइन लर्निंग कैन अपीयर एज ए पोटेंशियल सब्सिट्यूट टू ट्रेडिशनल एजुकेशन बट ओनली थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बाय द गवर्नमेंट। तो इसकी मदद से क्या हुआ, बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स आए, तो उसकी वजह से ऑनलाइन लर्निंग आसान हो गई। परंतु इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर प्लान चाहिए, एक एग्जीक्यूशन चाहिए, वरना क्या है, इसका मिसयूज़ हो जाएगा। तो आगे हम इसके मिसयूज़ की भी बात करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक पास एक प्लान होना चाहिए। विद द मैनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विद ऑनलाइन एजुकेशन मे एजुकेटर हैव फाउंड इट टू बिकम द प्रेफर्ड मोड ऑफ लर्निंग इन फ्यूचर। तो मतलब क्या है, फ्यूचर में इसके, पास्ट में जब आया, फिर उसके बाद फ्यूचर में इसके और ज़्यादा चांसेस बढ़े, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग है, स्टूडेंट अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ पाते हैं, सेल्फ प्लेस लर्निंग पॉसिबल होते हैं, घर पर बैठे बैठे पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार क्या है, बहुत सारे फ़ायदे हुए। वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, इसके बेनिफिट्स, इसके क्या पढ़े, बेनिफिट्स पढ़े कि इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ से इसकी बॉडी शुरू हुई थी, तो यहाँ पढ़ी हमने पॉसिबिलिटीज़ कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेज, पढ़ेंगे कि इसका नुकसान क्या है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज में क्या होता है,
ऑनलाइन लर्निंग फॉर मैनी स्टूडेंट्स इज द इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन स्क्रीन फॉर लेंथी पीरियड्स ऑफ टाइम, मतलब लंबे समय तक स्क्रीन पर कई स्टूडेंट्स देख नहीं पाते हैं। अनदर मेजर इशू विद दिस ऑनलाइन क्लासेज इज टू लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस। कई जगह क्या है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो सबके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है। टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम डिस्टर्ब क्या करती है, लर्निंग को डिस्ट्रैक्ट, माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इसकी वजह से कई स्टूडेंट का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, क्योंकि वो लंबे समय तक स्क्रीन पर नहीं देख पाते हैं। तो ये कई इशू हैं। वाइल देर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, इट शुड आल्सो बी एक्सेप्टेड दैट इट इज़ ए क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल क्लासरूम। परंतु क्या है, ये थोड़ा सा, अगर हम क्लासरूम में बैठ रहे हैं, टीचर के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा होता है। तो ट्रेडिशनल क्लासरूम है ना हमारा, स्कूल कॉलेज, वो थोड़ा कम होता जा रहा है। कैन हिंडर नॉलेज रिटेंशन स्पेशली इन चिल्ड्रन एज दे आर इजिली डिस्ट्रैक्टेड। तो क्या है, कई बच्चे इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन कम हो जाता है, उसके पास किसी का बहर ही रहता है, उसके पास हाथ में फ़ोन रहता है, वो किसी से डरेगा नहीं या थोड़ा शर्म नहीं आएगी उसको। तो इस वजह से क्या है, इंटरेक्शन की कमी हो जाएगी, एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। तो डिस्ट्रैक्शन किस प्रकार की होगी, उसके पास मोबाइल होगा, सोशल मीडिया होगा, बीच में पढ़ रहा है, थोड़ा मन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, इंस्टाग्राम खोल लिया, थोड़ा और अच्छा नहीं लगा, और कुछ इंस्टाग्राम नहीं चला रहा है बच्चा, स्नैपचैट खोलेगा, स्नैपचैट भी नहीं चला रहा है, यूट्यूब तो खोल लेगा, यूट्यूब में स्क्रॉल करने लग जाएगा अपनी शॉर्ट्स को। तो इस प्रकार क्या है, माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ये हमारा इस प्रकार इसके डिसएडवांटेज थे यहाँ तक। अब इसको हम करते हैं, कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन कैसे देंगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो ऑनलाइन मैनर्स एज पार्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एज दी दैट्स द ओनली वे वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ द प्रजेंट सिचुएशन। तो ये थोड़ा कंक्लूजन इसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या कंक्लूजन और ऐड करेंगे, अगर हम कंक्लूजन लिखना चाहेंगे, यहाँ तक मान लो इसकी मेन बॉडी हो गई। अब लिखते हैं इसका कंक्लूजन ऑनलाइन। इसका में कंक्लूजन क्या होगा, इसका बहुत थोड़ा बैलेंस रिव्यू देंगे इसमें, ठीक है। फाइनल ओपिनियन हम लिखेंगे, एक बैलेंस व्यू रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन रख देंगे। तो जैसा कि हमने पहले बताया था क्वेश्चन में, इसमें ओपिनियन में क्या होता है, जो हमने ऊपर मेंशन किया है ना बॉडी में और जो इंट्रो में, तो वो रिपीट कर देंगे, प्लस इसमें अपना क्या दे देंगे, ओपिनियन दे देंगे और फाइनल सजेशन दे देंगे। तो ऑनलाइन लर्निंग हैज बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। While it provides flexibility and access to education, it also faces challenges like lack of concentration and internet issue. Therefore, a balanced approach combining online and traditional learning can be the best solution for effective education. तो इसमें क्या कर दिया हमने, इसकी बॉडी से कुछ पार्ट्स उठाए और लास्ट में अपना ओपिनियन दे दिया। तो इस प्रकार अपना कंक्लूजन में लिख सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा कंपोजिशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जो कि बिल्कुल इजी था। हमने आसानी से समझाया कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। इसको हम पॉइंट वाइज भी लिख सकते थे। इसका इंट्रोडक्शन यहाँ से यहाँ तक है, इसको मेंशन किया, फिर इसकी यहाँ से क्या करेंगे, हम बॉडी लिखेंगे। पहले हम पॉसिबिलिटीज़ में लिखेंगे, पॉसिबिलिटीज़ में पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट 1 लिखेंगे कि एक्सेस इसकी ज़्यादा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसकी एक्सेस लिखने के बाद इसमें करेंगे वाइडर एक्सेस है, लर्न फ्रॉम एनीवेयर है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट बना सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है। फिर फ्लेक्सिबल लर्निंग है। तो इसके एडवांटेज हो जाएंगे। फिर इसके बाद एडवांटेज होने के बाद इसमें लिखेंगे इसके डिसएडवांटेज। किसमें डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं, लेस इंटरेक्शन दे सकते हैं, और इसमें लास्ट डिस्ट्रैक्शन 4 पॉइंट दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या जो है, बॉडी के पार्ट्स हैं, उसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। फिर लास्ट में इसका कंक्लूजन लिख देंगे। तो इस प्रकार इजीली इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद, इसको ध्यान से देख लीजिएगा पक्का, श्योरिटी से ये क्वेश्चन आना ही आना है। आपका 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। 50 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर है, उसमें से 10 नंबर इसी में से मिल गए, 10 और में ले लोगे तो आप पास हो जाओगे। परंतु आपको मैं ऐसा कर दूंगा तैयार कि इसमें 50 में से आपको 45 नंबर आप आसानी से ले लोगे। इसलिए हमारे सारी क्लासेस को अटेंड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।